चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और एक ऐसे दस्तावेज पर नजर डालते हैं जो अगर पूरी तरह लागू होता तो शायद आजाद भारत का चेहरा ही कुछ और होता। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 1947 के मेमोरेंडम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज की। ये असल में स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए एक बहुत ही दूर की सोच रखने वाला प्रस्ताव था। तो ये जो दस्तावेज था जिसे अंबेडकर ने संविधान सभा को सौंपा था, ये सिर्फ कुछ सुझावों की लिस्ट नहीं थी। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा डिटेल्ड प्लान था, एक ब्लूप्रिंट कि हमारा नया देश कैसा दिखना चाहिए, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए और सबसे जरूरी बात कि यहाँ के लोगों की हिफाजत कैसे की जाएगी। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। मतलब भारत का भविष्य उस वक्त एक पिघलते हुए बर्तन में था जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता था। इससे अंदाजा लगता है कि उस समय माहौल कितना गंभीर था। सोचिए, एक नए देश का संविधान बनाना कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। ये तो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की किस्मत लिखने जैसा था। हर एक फैसला इतिहास बनाने वाला था। तो सवाल उठता है कि अंबेडकर का जो विजन था, उसका सबसे पहला सबसे जरूरी हिस्सा क्या था? वो था हर नागरिक के लिए बराबर के अधिकारों की एक बहुत ही मजबूत नींव रखना। आइए देखते हैं कि इस नींव में उन्होंने कौन कौन सी ईंटें रखी थीं। तो ये देखिए, ये वो कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनका प्रस्ताव अंबेडकर ने रखा था। और ये लिस्ट कितनी ज्यादा सोची समझी है, ये देखने वाली बात है। एक तरफ ये जन्म या ऊंचे कुल के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल ट्रीटमेंट्स को खत्म करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और सबको वोट देने का हक। ये एक ऐसे समाज का सपना था जहां कानून की नज़र में हर एक नागरिक बराबर हो और उसकी अहमियत हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ कागज पर सबको बराबर के अधिकार दे देना ही काफी था? क्या इससे सच में सबको आज़ादी मिल जाती? अंबेडकर का जवाब था नहीं। उनका मानना था कि बस इतना कर देना काफी नहीं होगा, क्योंकि कुछ तबकों की जो परेशानियां थीं वो बहुत बहुत ज्यादा गहरी थी और उन्हें सुलझाने के लिए कुछ अलग, कुछ हटकर करने की जरूरत थी। और बस यहीं से हम अंबेडकर के तर्क के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर पहुंचते हैं। उनका ये मानना कि कुछ समूहों को सिर्फ बराबरी के अधिकारों से कहीं ज्यादा चाहिए, यही सोच उनके पूरे ब्लूप्रिंट की जान थी। अंबेडकर ने ये बात अपनी प्रस्तावना में बिल्कुल साफ साफ लिखी थी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियां सिर्फ एक अल्पसंख्यक समूह नहीं है। उनकी सामाजिक, आर्थिक और पढ़ाई लिखाई की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि जो सुरक्षा आम नागरिकों या दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स को दी जाएगी वो उनके लिए नाकाफी होगी, बिल्कुल अपर्याप्त। मतलब उन्हें चाहिए थे कुछ खास, कुछ बहुत ही मजबूत सेफगार्ड्स। और ये जो फर्क है ना, वो इस स्लाइड में बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए सामान्य प्रावधान और दूसरी तरफ देखिए अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपाय। ये लिस्ट कितनी लंबी और अलग है। इसमें विधायिका में, सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है, हायर एजुकेशन के लिए सरकार की खास जिम्मेदारियां हैं और तो और अलग बस्तियों का भी प्रावधान है। ये सोच उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थी। ये सिर्फ बराबरी देने की बात नहीं थी, ये असल में एम्पावर करने यानी सशक्त बनाने की बात थी। अच्छा, अब हम आते हैं इस ब्लूप्रिंट के शायद सबसे रैडिकल, सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर। क्योंकि अंबेडकर का विजन सिर्फ नागरिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं था, वो तो देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ढांचे को ही बदलना चाहते थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सामने रखा जिसे कहा गया राजकीय समाजवाद या स्टेट सोशलिज्म। इसका मतलब क्या था? बहुत सीधा, कि देश के जो भी बड़े और ज़रूरी उद्योग हैं, जो भी इंश्योरेंस का सेक्टर है, वो सब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में नहीं बल्कि सीधे सीधे सरकार के हाथ में होंगे। स्टेट उन्हें चलाएगा। और ऐसा क्यों? ताकि प्राइवेट हाथों में ताकत इकट्ठी ना हो और वो आम लोगों का आर्थिक शोषण ना कर सकें। और बात जब खेती की आई तो प्लान और भी ज्यादा बड़ा था, बहुत ही एम्बिशियस। 3 स्टेप का प्लान था। स्टेप 1, सरकार सारी जमीन अपने कब्जे में लेगी। स्टेप 2, उस जमीन को बराबर बराबर आकार के खेतों में बांटेगी। और स्टेप 3, उन खेतों को गांव के लोगों के ग्रुप्स को देगी ताकि वो मिलकर खेती करें, बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के। इस पूरे प्लान का एक ही मकसद था, जमींदार, किराएदार और खेत मजदूर वाली जो सदियों पुरानी व्यवस्था थी, उसे जड़ से ही खत्म कर देना। तो मतलब साफ है, इन सारे आर्थिक प्रस्तावों का जो फाइनल गोल था, वो था आर्थिक शोषण वाले पूरे सिस्टम को ही उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकना। ये पक्का करना कि देश की दौलत और ताकत बस कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर ना रह जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई आर्थिक सुरक्षा की बात।
लेकिन इसके साथ साथ अंबेडकर ने सामाजिक जुल्म से लड़ने के लिए भी उतने ही जबरदस्त, उतने ही क्रांतिकारी उपाय सोचे थे। तो सवाल ये है कि सामाजिक अत्याचार से निपटने के लिए उनका प्लान क्या था? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। इस प्लान में प्रस्ताव था कि सामाजिक बहिष्कार यानी सोशल बॉयकॉट को एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक आपराधिक जुर्म बना दिया जाए। सोच कर देखिए, किसी इंसान का हुक्का पानी बंद कर देना, उसे समाज से बाहर निकाल देना, ये एक ऐसा काम होगा जिसके लिए कानूनी सजा मिलेगी। और ये जो बहिष्कार शब्द था ना, इसकी परिभाषा बहुत बहुत डिटेल में दी गई थी। मतलब किसी को घर या जमीन किराए पर देने से मना करना, किसी के साथ काम करने या उसे काम पर रखने से मना करना, या किसी से सामाजिक तौर पर मिलना जुलना बंद कर देना, ये सब कुछ बॉयकॉट माना जाता। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा कोई भी काम जो किसी इंसान को परेशान करे या उसे समाज से अलग थलग कर दे, वो अपराध की श्रेणी में आता। तो जब हम इन सारे प्रस्तावों को एक साथ रखकर देखते हैं तो आज़ाद भारत के लिए एक बहुत ही हिम्मत वाला और दूर तक सोचने वाला विजन सामने आता है। ये सिर्फ एक संविधान का ड्राफ्ट नहीं था, ये तो एक बिल्कुल नए समाज का ब्लूप्रिंट था। अगर हमें इसे समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि अंबेडकर का ये पूरा प्रस्ताव 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला, सबके लिए एक जैसे मौलिक अधिकार। दूसरा, आर्थिक शोषण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल। और तीसरा, सामाजिक भेदभाव और जुल्म को खत्म करने के लिए उसे एक अपराध बनाना। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे सरकार चलाए और सामाजिक बहिष्कार एक ऐसा जुर्म हो जिसके लिए सजा मिले। क्या अंबेडकर का ये नजरिया बराबरी लाने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जो कहीं खो गया, जिसे हमें लागू करना चाहिए था? या फिर ये बस एक बहुत ही अच्छा लेकिन ऐसा सपना था जिसे हकीकत में बदलना नामुमकिन था? इस सवाल पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।